नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग करंट अफेयर्स में बातचीत करने जा रहे हैं कि फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता को चुनौती। यद्यपि ये मामला धार्मिक संघर्ष का है और इसमें मुख्य मुद्दा धर्म आ गया है बीच में, लेकिन चैलेंज धर्म नहीं है, चैलेंज इस्लाम भी नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है कि एक देश जो अपने को धर्मनिरपेक्ष मानता है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का पालन करना चाह रहा है, उसके सामने क्या चुनौती आ रही है। और ये चुनौती फ्रांस के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया के देशों के एक नज़ीर बनेगी, और वो सभी देश जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। अगर हम फ्रांस के बारे में देखें तो पूरे यूरोप के एक सेंटर में है। फ्रांस को एक तरह से, पेरिस को पूरी दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, और जितने भी आप देखें कलाकार, साहित्यकार या कहते हैं आर्ट से जुड़े लोगों का जो पहला यूरोप में केंद्र माना गया है, उसे वो पेरिस को माना गया है। और फ्रांस ने देखा जाए कि जो भी मुस्लिम देशों में जो भी उठापटक शुरू हुई है, चाहे लेबनान में हो या अलग अलग जगहों पर हो रही हो, सीरिया में हो रही हो, जो शरणार्थी आए हैं उनका खुलकर स्वागत करने वाले देशों में फ्रांस रहा है। और फ्रांस में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। फ्रांस में ये माना जाता रहा है कि मानवाधिकार के लिए सभी को पूरी छूटें दी गई एक तरह से, और इस तरह से यह एक फ्रांस एक मतलब कहते हैं ना, अमेरिका के बाद फ्रांस पूरे यूरोप के देशों में एक कहते हैं स्वप्न का देश माना जाता है। अब फ्रांस ने एक नई तरह की चुनौती का सामना शुरू किया है। अगर हम धर्मनिरपेक्षता पर जाएं और हाल की घटना मैं संक्षेप में वो चर्चा कर ही दूं कि शार्ली अब्दो एक मैगजीन है, वहाँ पर वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित है। उसने मोहम्मद साहब के कार्टून को छापा था और उस कार्टून को लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप शार्ली अब्दो में कार्यरत पत्रकारों की कुछ आतंकवादियों ने हत्या भी की, और हत्या के रिएक्शन के बाद फिर वो कार्टून शार्ली अब्दो में छपा और पूरी दुनिया में वो आज कोई भी एक बटन दबाते ही आपको कार्टून हर जगह मिल जाएगा। ये विवाद की पृष्ठभूमि रही है। इसमें जो नया हुआ है, एक तो फ्रांस का मैंने बैकग्राउंड बताया, फ्रांस में चल रहा है, फ्रांस का नेचर और चित्र ऐसा है। दूसरी ओर क्या आ रहा है, शार्ली अब्दो का बैकग्राउंड। एक टीचर ने व्यक्ति की सुंदरता को दिखाने के लिए ये बताया कि शार्ली अब्दो पे जो छपा हुआ कार्टून था उसका उदाहरण क्लास में दिया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उस टीचर की हत्या हो गई, और हत्या करने वाले ने अपने को वो इस्लाम के कट्टर विचारों से प्रभावित था। मतलब उसने कहा कि ये हमारे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, इसलिए उसने उसकी हत्या की। अब ये मुद्दा इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जो गला काट के हत्या की गई थी उसके उत्तर में या उसके रिएक्शन में पूरे फ्रांस में विरोध होने लगा। बीच में तुर्की भी आ गया, और तुर्की के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों ने इसे एक धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बना दिया। अब ये समस्या हमारे सामने आ गई, और ये समस्या सिर्फ फ्रांस की नहीं है, ये पूरी दुनिया में अलग समस्या है। आपने देखा भोपाल और अन्य मुंबई में भी इस फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। अब चुनौती क्या है, इसको थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज यहाँ हम लोग समझेंगे। जब यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आया तो धर्मनिरपेक्षता में एक बात सरे से स्वीकार कर ली गई थी, और स्वीकार ही की गई थी कि जो राज्य है वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता में ये भी है कि प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देगा, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को भी बढ़ावा देगा, और इस आदर्श को मान के पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, भारत से बहुत सारे देशों में इसे एक आदर्श के तौर पे अपनाया गया। लेकिन यूरोप के सामने जो नया चैलेंज आ रहा है, चैलेंज ये आ रहा है कि जिसमें धर्मनिरपेक्षता मूल्यों की बात कही गई, उस मूल्यों में ईसाई मूल्यों को महत्वपूर्ण माना गया। मतलब इसको अगर हम लोग सरल ढंग से ये कहें कि अगर राज्य कहता है हम धर्म के आधार पर तटस्थ हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम ईसाई धर्म से संचालित नहीं हो रहे, इस्लाम संचालित नहीं हो रहे, हिंदू धर्म संचालित नहीं हो रहे, अर्थात राज के क्रियाकलापों धर्म के आधार पर तटस्थ रहेगा। और तटस्थता में एक सुविधा क्या थी कि ईसाई धर्म आपको नियम ऐसे बनाने थे जो ईसाई धर्म के खिलाफ ना जा रहे हों। लेकिन जब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, हर देश में अब ऐसा नहीं रह गया कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब अलग अलग देशों में, जैसे यूरोप के देशों में अन्य धर्म के मानने वाले भी हो गए।
अब फ्रांस में सिर्फ चर्च नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, वहां इस्लाम भी है, अन्य धर्म भी है। अब आपके सामने एक चैलेंज आ गया। चैलेंज क्या आ गया कि यदि आप सरकार के धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए ऐसे नियम बना रहे हो जो सभी के लिए समान हो, तो वो हो सकता है ईसाई धर्म के अनुकूल हो, लेकिन हो सकता है इस्लाम के विपरीत चले जाए, और इससे पूरी दुनिया में तनाव बढ़े। कनाडा में, इससे उदाहरण कनाडा मिले, कनाडा में अगर माना गया कि भाई पगड़ी है, सेना में आप पगड़ी नहीं पहन सकते, अब पगड़ी अगर आप हटा रहे हो तो ये उस धर्म के खिलाफ चला गया। तो इस तरह के पूरी दुनिया में नए नए चैलेंज हमारे सामने आने लगे। इसलिए आप देखेंगे किसी और लेक्चर में तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीकल्चरिज्म। उस मल्टीकल्चरल कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि आप धर्म के एक ही नियम से राज्य का संचालन नहीं करते। जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं उनको आप विशेष रियायत दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए फ्रांस है, तो फ्रांस में इस्लाम को मानने वाले लोग धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है। अब मल्टीकल्चरल ये कहता है, यहां तनाव कहां शुरू हो रहा है, फ्रांस समान नागरिक संहिता के आधार पर पर्दा प्रथा को नहीं मान रहा है, और इस्लाम के न्याय कहते हैं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हम समझौता नहीं कर सकते। और ये तनाव धीरे धीरे व्यक्ति स्वतंत्रता को लेकर, अगर फ्रांस का जो मेन सरकार है वो कहती है व्यक्ति स्वतंत्रता है, आप ऐसी बात कर सकते हो, लेकिन अगर इस्लाम भी कहता है कि भाई मोहम्मद साहब कार्टून आप नहीं बना सकते व्यक्ति स्वतंत्रता पर, ये क्लैश शुरू हुआ। और इसमें एक नया पेज क्या आ गया, नया पेज है शरणार्थी आए जिनका स्वागत फ्रांस ने किया था, उनमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं या आ गए जिन्हें कि धार्मिक रूप से कट्टर बनाया गया, और इस तरह ये चैलेंज हमारे सामने आ गया। और चैलेंज इस तरह का है कि अब जो दुनिया जैसे फ्रांस को भी है और इस्लाम को भी लेकर है कि भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है सम्मान करना और एक होता है उत्तरदायित्व। यदि हम अपने कल्चर का, संस्कृत धर्म का सम्मान कर रहे हैं, तो प्रकारांतर में क्या हो रहा है कि हम उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं। वो भी अगर सही तरीके से, अगर राज लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक प्रतिरोध करेंगे। लेकिन उत्तरदायित्व तो क्या है, अगर यदि हमारे उस विशेष क्रियाकलाप में कोई कमी है तो उत्तरदायित्व कहता है उस कमी को स्वीकार करके उसे दूर करने चलेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही आ गया है कि हम फ्रांस को भी देखना होगा कि ऐसे नियम बनाते समय व्यक्ति स्वतंत्रता हो, चाहे जो क्या किसी अल्पसंख्यक संस्कृति को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है, और दूसरा अल्पसंख्यक संस्कृतियों को या आप किसी धर्म को भी देखना होगा कि जिस देश में रह रहे हैं उस देश के अनुसार क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी गतिविधि चल रही हो जो उस देश की राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो उसकी एकता को नुकसान पहुंचा रहे हो, कोई दूरगामी तौर पर यह दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। तो अपनी कोई कमी है तो उसे दूर करना होगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए फ्रांस को भी सीधे कोई युद्ध छेड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, और न ही ऐसी कोई बात आ भी रही है जिसमें कि इस्लाम को एक ऐसे धर्म के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें कि वह हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, और इसे बचाना होगा। कोई दो सीमा रेखा खिंच गई तो प्रॉब्लम होगी। और इस्लाम के जो अनुयायी हैं जो फ्रांस में हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने बहुत कहते हैं कि ईमानदारी सोचना होगा, कुछ ऐसे तत्व नहीं आ गए धर्म में जो इस्लाम के धार्मिक जो प्रवृत्ति है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसको गलत मैसेज दे रहे हैं। इसलिए आज फ्रांस के सामने चुनौती धर्मनिरपेक्षता की है, और मुझे लगता है आने वाले समय में मल्टीकल्चरलिज्म को स्वीकार करते हुए इसका एक बीच के समाधान देखा जा सकता है। फिर इसको अगले लेक्चर में हम लोग और बात करेंगे। धन्यवाद।